नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2 दिवसीय प्री बजट चर्चा संपन्न हुई। हरियाणा के तमाम विधायकों और मंत्रियों ने शिरकत की है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जहां सभी विधायकों ने अपने अपने इलाकों की बड़ी समस्याओं पर सुझाव दिए। तो वहीं बैठक के बाद हरियाणा की ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज का बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि अपने विभागों से संबंधित कई मांगे बैठक में रखी गई और यमुनानगर में बनने वाले 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट के लिए फाइनेंस भी जो फंड्स है वो मांगे गए, ताकि फंड्स की कमी के चलते काम न रुके। बिजली विभाग की तरफ से लगाए गए ट्रांसफार्मर्स पुराने हो चुके हैं और विभाग पूरे प्रदेश के ट्रांसफार्मर्स के लोड के हिसाब से बदलना चाहता है। इसके लिए फंड जो है मांगे गए और इसके अलावा जिलों में ईएसआई अस्पताल स्थापित करने की भी मांग की गई है। फिलहाल ईएसआई की डिस्पेंसरी चल रही है, जो सिर्फ एक रेफर स्टेशन बने हुआ है। आपको ये भी बताते चले कि नेता विपक्ष का चुनाव नहीं करने को लेकर अनिल विज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर की प्रतिक्रिया सामने आई। अपने विभाग संबंधी जरूरी पहलू बैठक में रखे। सरकार ने एक अच्छी परंपरा चलाई है, जिसमें पक्ष विपक्ष के विधायक जो है अपनी बातें रखते हैं। तो वही कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा की बजट चर्चा पर प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। बजट पे हुई है। आज सभी विधायकों ने, सभी मंत्रियों ने और अपने अपने विचार दिए और अच्छे विचार थे जो आए, वो उसमें सम्मिलित कर लेंगे बजट में। हाँ, तो किस तरह से विचार रखे सर? क्या विचार तो बहुत अच्छे रखे गए, लेकिन कल बजट पेश होगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो आपके क्षेत्र की क्या क्या मांगे रखी है? नहीं, मांगे तो क्या, बजट में तो काफी एग्रीकल्चर बहुत बड़ा महकमा है ना। मच्छी पालन भी है, पशुपालन भी है और एग्रीकल्चर का भी है, प्राकृतिक खेती भी है, जैविक खेती भी है, रासायनिक खेती भी है। बहुत बड़ा एरिया है। तो किसानों के लिए क्या खास है इस बार बजट? हाँ, किसानों के लिए तो बहुत कुछ आएगा इसमें। ठीक है। हाँ, अच्छा आएगा। चलो, प्री बजट बैठक का जो ये पूरा प्रारूप था, बहुत ही सुंदर प्रारूप था। चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सभी एमएलए ने अपनी अपनी बात रखी है और बजट के लिए सजेशंस दिए हैं। और अपने एरिया में अगर कोई डिमांड स्पेशल बजट चाहिए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करिए। और ये 2 दिन का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और सभी व्यक्तियों ने जो यहाँ पर उपस्थित हुए अपना अपना मत उसमें रखा। ये अच्छी परंपरा है कि बजट से पहले सारे विधायकों से, मंत्रियों से सुझाव लिए गए। मैंने तो अपने विभाग के दिए हैं। जो हम यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसकी हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है, मैंने कहा है कि उसके लिए फंड्स का प्रावधान करना चाहिए, ताकि फंड्स की कमी की वजह से वो प्रोजेक्ट कहीं भी उसमें रुके ना। जो हमने हमारे क्षेत्र की मांग थी उसको भी हमने रखा और सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के जो भी मांग थी, सुझाव थे, सजेशन थे, सबने अपने अपने क्षेत्र के मांगे रखी है। देखो, कोई काम होगा, नए काम होंगे तो कर्जा भी लेना पड़ेगा, तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जब अपने क्षेत्र की कोई विधायक मांग रखता है, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, तो अगर कोई काम, नए प्रोजेक्ट आएंगे, नई मांगे आएंगी, तो उसके लिए तो पैसा लेना भी पड़ता है। बहुत ही अच्छी चर्चा रही है। सारे पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक इसके अंदर शामिल हुए और अपने अपने सुझाव सबने देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सारे सुझाव नोट किए हैं और जो अच्छे सुझाव है उनको लागू किया जाएगा, ताकि हरियाणा में और तेज गति से विकास हो सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले भी पूरे प्रदेश के अंदर जाकर के किसानों से भी, वैज्ञानिकों से भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से भी और हर वर्ग के लोगों से बातचीत करके और पहले सुझाव लेने का काम किया था। तो शाम में एसडीएम डॉक्टर अश्विन नैन ने मंगलवार को बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखी है। एसडीएम डॉक्टर नैन ने पटौदी, ईश्वरवाल और दुल्हेड़ी गांव में बने परीक्षा केंद्रों का दौरा कर ड्यूटी दे रहे परीक्षा केंद्र अधीक्षक, सुपरवाइजर और पुलिस स्टाफ को नकल पर नकेल कसने के लिए कोई कोताही न बरतने के कड़े निर्देश दिए। एसडीएम डॉक्टर अश्विन नैन ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। ऐसे में परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए संबंधित व्यक्ति प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है।
एसडीएम ने परीक्षा सामग्री वितरण व्यवस्था का आकलन किया और साथ ही सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों के संख्या बल और नकल रहित परीक्षा के लिए किए गए इंतजाम देखे। महेंद्रगढ़ में नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लघु सचिवालय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में 43 शिकायतें सुनी गई, जिसमें से कई मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि बाकी के समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। और साथ ही साथ हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, जहां कुछ स्थानों से नकल के मामले सामने आए हैं। इस पर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए कई अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने बताया कि प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए विशेष फ्लाइंग टीमें जो है वो गठित की गई हैं। यही कोशिश है। समाधान शिविर का पर्पज भी यही है कि लोगों का मौके पर समाधान किया जाए और जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड शिकायतें थी उनको त्वरित और उचित समाधान के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से हमने एक मीटिंग कल सभी सुपरिटेंडेंट और जो भी फ्लाइंग वगैरह हैं उनके साथ की है, जिसमें एसडीएम, एसपी और डीएसपी भी थे और बड़ी सख्त हिदायत है कि इस तरह का कोई भी केस यहाँ रिपोर्ट ना हो। और ओवरऑल ठीक भी चल रहा है। अभी तक सिर्फ पिछले 3 दिन के एग्जाम में एक ही केस रिपोर्ट हुआ है और अलग एसपी मैडम भी फील्ड में है। मैं भी आज कुछ सेंटर्स चेक करूंगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। रेवाड़ी में 10 फरवरी को एक शख्स से 5,23,000 की जो साइबर ठगी है वो की गई है। इसकी शिकायत के बाद रेवाड़ी साइबर पुलिस की पुलिस अधीक्षक मयंक गुप्ता के निर्देश पर एक टीम गठित की गई और ठगी करने वाले 5 साइबर ठगों के बिहार के पटना से गिरफ्तार किया गया, जिन्हें अब कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया जाएगा ताकि इन ठगों के पूरे नेटवर्क तक पहुंचा जा सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता ने इसका खुलासा करते हुए इस मामले की पूरी जानकारी दी है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि वे ठगी से बचने के लिए कच्चे लालच में ना फंसे और इस अनजान नंबरों से, यानी कि कोई भी अनजान नंबर जो है वो भेजे जाए या लिंक आपके पास आए तो उस पर क्लिक ना करें ताकि आप ऐसे ठगी से बच सके। और इस पर देखिए 5 साइबर ठगों को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जो करोड़ों की ठगी करते हुए ये आरोपी थे, जिनकी अब गिरफ्तारी की गई है और पुलिस ने कहा है कि अब इनसे पूछताछ भी की जाएगी और इनके बाकी जो नेटवर्क है वो भी खंगाले जाएंगे। आज रेवाड़ी पुलिस की जो हमारी एसएचओ साइबर के अंडर साइबर थाना कार्य कर रहा है, उसने एक बड़ा अचीवमेंट किया है, तो उस बारे में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तो इसमें मामला कुछ ऐसा है कि दिनांक 10 तारीख को जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 की हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से साइबर थाने को एक शिकायत प्राप्त हुई वेद प्रकाश नाम के व्यक्ति की, जो जाटूसाना थाने में मूसेपुर गांव के रहने वाले हैं, कि उनके साथ किसी अनजान व्यक्ति का उन्हें 9 तारीख को कॉल आया और जिन्होंने उनसे एक ऐप डाउनलोड करवाई और उस ऐप को डाउनलोड करवाने के बाद उनके खाते से 5,23,000 रुपए की राशि कट गई। इस संबंध में शिकायत पे तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया और मामले में एक अनुसंधान के लिए एक टीम बनाई गई एसएचओ साइबर इंस्पेक्टर आनंद द्वारा, पीएसआई प्रिंस, हेड कांस्टेबल सतीश और एएसआई अनिल की। फरीदाबाद के सेक्टर 55 मार्केट में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति से लूटकर 80,000 रुपए लूट लिए। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए थे और युवक की आंखों में मिर्च डालकर 80,000 रुपए ले गए। लूट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी कर दी और जांच पड़ताल जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है।
बहादुरगढ़ में बीते सोमवार देर रात एक्सप्रेसवे पर फ्लाईओवर के पास एक महिला का शव बरामद हुआ है। मृतका के शरीर पर चोट के निशान है। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ब्रिजेंद्र सिंह ने बताया है कि कल देर रात पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर के पास खेतों में शव पड़ा मिला। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा कि महिला का शव कंबल से लिपटा हुआ था, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष है। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का मुआयना किया तो वही प्रारंभिक जांच में यानी शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शव हत्या का लग रहा है और क्योंकि मृतका के शरीर पर चोट के निशान हैं। तो देखिए, एक्सप्रेसवे के पास महिला का शव जो है वो बरामद किया गया है और अब पुलिस जो है इस महिला का शव का शिनाख्त हो गया है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यह हत्या का मामला है और जिसके बाद अब देखिए इस पूरे मामले पर पुलिस की जो जांच पड़ताल है वो जारी है और इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है पुलिस, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर यह हत्या है या फिर किसी ने मर्डर किया है। लाश को पल्ली व कंबल में लपेटकर बांधकर वहां पर डाला हुआ है। जिस सूचना पर तुरंत हम मौके पर पहुंचे और मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाकर जो है ना बॉडी को कब्जा में लिया और उसकी जांच की। जांच करने के बाद जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जीएच फतेहगढ़ में रखवाया हुआ है, जिसकी शिनाख्त अभी तक हुई नहीं है और जिसकी शिनाख्त बारे जो है ना हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बॉडी पर सामने जो है छाती पर तेजधार हथियार व कमर पे भी तेजधार हथियार के चोटों के निशान दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि इस बॉडी को इसकी हत्या जो है कहीं की गई है और वहां से बॉडी को जो है ना इसमें कंबल में पल्ली में लपेट कर बांध कर जो है ना क्रुद्ध करने की नीयत से यहाँ पर फेंका गया है। नांगल चौधरी के देवनारायण चौक पर पुलिस को एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां पर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। जांच में पुलिस ने मृतक की शिनाख्त नांगल चौधरी के ढाड़ी बानियावाली के वीरेंद्र के रूप में की है। पुलिस को उसकी जेब से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जहां पर शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी है। सूचना मिलने के बाद परिजन नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहां पर परिजनों ने सुसाइड नोट के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। वहीं मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट में वीरेंद्र कुमार ने 2 लोगों पर उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। तो देखिए, यहां पर आपको बताते चले कि एक व्यक्ति जो है उसने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या करने के पहले एक सुसाइड नोट जो है वो भी लिख कर गया है, जिसमें उसने आरोप लगाया है, 2 लोगों पर आरोप लगाया है कि उसको परेशान किया गया, उसको मजबूर किया गया सुसाइड करने के लिए। जिसके बाद अब सुसाइड नोट प्राप्त होने के बाद जो पीड़ित परिवार है उसने इसकी शिकायत जो है वो पुलिस में दर्ज की है। पुलिस को सुसाइड नोट जो है वो दिया है, जिसके बाद अब उसके आधार पर उस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। उन दोनों लोगों को यहां पर छानबीन की जा रही है और इस पूरे मामले का पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस वजह से उसने सुसाइड की है। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं मृतक का भतीजा हूँ। कर्जदारों की वजह से परेशान होकर इन्होंने सुसाइड कर लिया और मौके पर पुलिस ने उनकी जेब से सुसाइड नोट बरामद किया है और मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई में लग गई। ये बाईपास पे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी जो मौके पर गई
ऑफिसर टीम को बुलाया गया और मौका मुलाजा निरीक्षण किया गया टीम के साथ। तो वहाँ पे जो भी मिला आसपास एक जो भी उसको कब्जा पुलिस में लिया गया और उसके परिजनों की यथार्थ पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अब जैसे भी आगे जो भी सामने आएगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते। फरीदाबाद में एमसीएफ के चीफ इंजीनियर बीके करदम को चार्जशीट किया गया है और ये कार्रवाई विकास कार्यों में पाई गई अनियमितताओं का कारण ही किया गया है। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि निगम की कई विकास परियोजनाओं में गड़बड़ी भी मिली थी। और आपको ये भी बताते चले कि शहर में निगम के द्वारा कई बड़ी विकास की परियोजनाएं चलाई गई हैं। तो वहीं स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल को समीक्षा के दौरान उनमें कई गड़बड़ी मिली थी, जिसके बाद मंत्री विपुल गोयल ने इस मामले में कार्रवाई के संकेत दिए थे, जिसके बाद सरकार के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और आपको ये भी बताते चले कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी चीफ इंजीनियर को चार्जशीट थमाई गई है। तो आपको बताते चले कि फरीदाबाद से एक खबर है जहां एमसीएफ के चीफ इंजीनियर के खिलाफ चार्जशीट जो है वो दिया गया है। और ये भी जानकारी देते चले कि पहली बार इंजीनियर को चार्जशीट मिला है और विकास परियोजनाओं में गड़बड़ी मिलने के बाद चार्जशीट जो है एमसीएफ के इंजीनियर के खिलाफ दी गई है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बालाजी कॉलेज के पास एक निजी कंपनी में अचानक आग लग गई और आग लगने के चलते कंपनी के अंदर रखा सारा जो मशीन था वो जल गया है। हालांकि समय रहते ही कर्मचारियों ने कंपनी में रखे आग बुझाने वाले सिलेंडरों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। तो वहीं इसकी सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। जानकारी देते हुए थाना आदर्श नगर प्रभारी ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि बालाजी कॉलेज के पास एक निजी कंपनी में अचानक आग लग गई है और सूचना के बाद वो तुरंत मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। तो वहीं मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हाँ, सूचना मिली थी एक भी वहाँ गली नंबर 10 में बालाजी कॉलेज के पीछे आग लगी हुई है। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, कंट्रोल रूम से फायर ब्रिगेड ने टेलीफोन कर दिया था। फायर ब्रिगेड आके हमने मौके पहुंच की जो आग बुझा दिया है, काबू कर लिया। इस चीज की फैक्ट्री थी, क्या नाम था फैक्ट्री का, और फिलहाल आग जो है वो कितना नुकसान हुआ, क्यों आग लगी थी, किस कारण? बिजली से आग लगी है, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से आग लगी। किस चीज की कंपनी है? कुछ सामान बनता है, पता नहीं किस चीज का। कंपनी का क्या नाम है? मनोज अग्रवाल की कंपनी बताई। अच्छा, फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने जो है काबू पा लिया? हाँ जी, काबू पा लिया। कितनी गाड़ियां आई थी? राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर लगातार लगने वाले लंबे जाम के कारण वाहन चालक परेशान है। लगातार जाम के कारण एम्बुलेंस को रास्ता न मिलने से मरीज को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और दिखाई दे रही तस्वीर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के मुख्य चौराहों की है, जहां पर अक्सर जाम की स्थिति देखी जा सकती है, जिस कारण स्थानीय और बाहर से आने वाले वाहन चालकों को जाम के कारण काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालत तो इतने बदतर हो चुके हैं कि मरीजों को लाने जाने के लिए एम्बुलेंस भी लगातार जाम में फंसे होने के कारण मरीजों को अस्पताल तक इलाज करवाने के लिए भी काफी देर तक जाम में जूझना पड़ रहा है। शहर के मुख्य चौराहे पर रोड लाइट और रेड लाइट न होने के कारण लोग पुलिस की परवाह न करते हुए अपने वाहनों को गलत दिशा से भी दौड़ा रहे हैं, जिस कारण अक्सर जाम की स्थिति बन गई है। पिछले 2-3 दिन से ना पिछवाड़ी की तरफ से हैवी व्हीकल जा रहा है। अब तो व्हीकल ज्यादा आता है और दिन की तरफ ज्यादा जा रहा है। इनके लिए तो केजी से रुकता है नहीं, इस वजह से बड़ा व्हीकल आने की वजह से थोड़ा ये हमारा ना स्लो हो जाता है। तो लोगों में कहीं ना कहीं रूल ना मानने को लेके भी परेशानी आती है सामने। रूल की समस्या
समस्या तो है पलवल में, क्योंकि जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनको जगह मिलती नहीं दिखाते हैं, हादसे सारे जरूर होते हैं। और ये रेड लाइट के लिए प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही रेड लाइट लग जाएगी इस पर भी थोड़ा कंट्रोल होगा। कितनी देर से जाम में खड़े हो? आधा घंटा होगा। आधा घंटे से जाम में खड़े हो, क्यों नहीं खुल पा रहा? क्या कारण है जो जाम रह जाता है? आने पर आने का है, लंबी लाइन लगी हुई है। अक्सर यही हालात होते हैं। आज जाम पर यहाँ दिक्कत आती है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेके क्या कहना चाहोगे? कभी कभी हो जाता है, ऐसा शादी का सीजन चल रहा है तो जाम हो जाता है। पीछे रसूलपुर चौक वगैरह भी जाम थे। रसूलपुर चौक भी जाम है। कहाँ जा रहे हो? हम गुड़गांव। कितनी देर से जाम में खड़े हो आप? 10 मिनट से। कहाँ जाना है? गुड़गांव जाना है। कहाँ से आए हो? यहाँ से आए, पलवल से। क्या कारण लग रहा है जाम लगा हुआ, बहुत देर से खड़े हैं आप? बहुत परेशान, हम रूट बदलने वाले थे, पर इस वजह से मैंने 10 मिनट में खुल जाएगा। तो अक्सर ऐसे जाम से सामना करना पड़ रहा है? डेली हर जगह, टूल टैक्स हो या कोई भी जगह हो। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ये है कि या तो ट्रैफिक पुलिस बेकार है हमारी, इस वजह से जाम लग रहा है, या फिर इनको अलग एक रोड बाईपास देना। पलवल बस अड्डे पर स्थित एक होटल में बीती रात आधा दर्जन लोगों ने हथियारों के साथ हमला कर दिया। हमलावरों के हमले से बचते हुए होटल संचालक ने छत पर जाकर दरवाजा बंद कर लिया, तो होटल संचालक का आरोप है कि मौके पर भीड़ के द्वारा पकड़े गए 2 युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है। हालांकि जांच के बाद ही असल सच्चाई जो है वो सामने आ पाएगी। आते ही इस पे वारदात शुरू कर दी, रॉड और कुल्हाड़ी वगैरह से। ये जैसे ही इसको 2-3 रॉड कमर में लगी और कुल्हाड़ी से बचा है, किवाड़ में लगी उसकी कुल्हाड़ी, ये भागा और उसने भाग के ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल चढ़ गया। इसने जाके शोर मचा दिया है, बचाओ बचाओ। तो वहाँ ये स्टल गाड़ी का टाइम हो गया था और जो अपने पड़ोसी जितने थे, मार्केट थी, वो इकट्ठी हो गई। एकदम जैसे लोग वहाँ टूट के पड़े हैं, 3 बदमाश तो भाग गए। मेरा नाम चेतन भारद्वाज। क्या वारदात हुई है कल शाम को 8:30 बजे, 8:45 बजे करीब मैं अपने होटल पे कम से कम 5-6 लोग स्वापी मार गए। उन्होंने अपना कुल्हाड़ी और रॉड और सोटा, और मैंने अपने कैमरा में देखे मैं कोई बाहर आ रहा हो होटल में, इतने में एक गोली चलने की आवाज आई, जिसके कारण मैं ऊपर भागने की कोशिश करी। जैसे मैं ऊपर भागा, मेरे में 8-10 रॉड लगी है। रॉड लग के मैं छत पे से केवाड़ लगाई है, मैंने वहां से शोर मचाया है। तो हमारे आसपास के लोग हैं, उन्होंने 2 लोग। कैथल जिले में सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक अनमोल सिंह की मौत हो गई है। तो वहीं सीवन गांव के रहने वाला था और अपने दोस्त की एक नई स्विफ्ट कार लेकर निकला था। कार बेकाबू होकर हवा में उछली और सड़क किनारे लगी ईंटों के ढेर पर पलट गई। कार के परखच्चे उड़ गए और अनमोल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार हादसे के समय अनमोल अपने दोस्त की कार चला रहा था, जबकि उसकी खुद की कार उसके दोस्त के पास थी। और दृश्य इतना भयावह था कि ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने कार को उठाकर उल्टा करके ईंटों के ढेर पर रख दिया है। अनमोल सिंह की मौत की खबर सुनते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया। जैसी हादसे की सूचना उसके घर पहुंची तो परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला क्या जी, मैं तो आया था, मेरी दुकान थी बंद, मैं आया लेट, पुलिस वाले आए थे यहाँ, मौके पे आ गए थे और ड्राइवर था वो तो साथ के साथ ही मर गया था बेचारा। और गाड़ी आई है सीवन साइड से, हाँ, उनको बेचारे को नींद आई है, क्या चक्कर हुआ है, और वो आगे इसमें किक्कर में बजी है, उसके बाद ये चट्टे पे आके मुंदी मर गई है। तो मतलब कितने बजे पता लगा आपको? रात को मेरे को 11:30 बजे से फोन आया था मेरे पास। हाँ, एकदम से आवाज आई थी, फिर बाहर आ गए तो बाहर देखा तो सारी पलटी पड़ी थी गाड़ी। मकान है मकान आपका? हाँ जी, पास में ही है। तो कितने बंदे थे गाड़ी में? ये बंदे? हाँ। 2 बंदे थे जी। तो चोट वगैरह किसी को? एक तो ठीक था जी, एक तो जमी खत्म था, मतलब लग रहा है। मौके पर ही मौत हुई? मौके पर ही। अच्छा, कहाँ पर दूसरे बंदे को ले जाया गया? दूसरे सिग्नेस में ले गए थे उसको। अच्छा, किस साइड से आई थी गाड़ी? ये सीवन साइड से आई थी। कोई नाम पता वगैरह पता हो किसी का? नाम नहीं पता, एक सीवन का बता रहे हैं,
कनेडा से आया था वो लड़का। ये तो रात 12 बजे नाल होया, लेकिन वैसे पता तो नहीं हमें। कहने का मतलब ये है भी सुबह पता लगा भी सीवन का छोरा था। दोनों जने? हाँ 2 जने थे। तो पता नहीं गड्डी ओवर ही किदा ही कि ऐसा होया कि एक्सीडेंट हो गया। मुंडा बाकी सीवन नाम साडा रिश्तेदार ही हो। नाम क्या लगा? नाम उसका अनमोल था लड़के का, और पिता का नाम गुरदेव था। मतलब कनाडा से आया था कह रहे हैं? हाँ, एक कनेडा तो आया ही 2 महीने हो गए ने पहला, ते अपने यारा दोस्त। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।